हे हाय फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। वी आर ऑन यूट्यूब लाइव और ये लाइव संडे सेशन को लेके स्ट्रैटेजी के ऊपर नहीं है। संडे वाला जो सेशन है वो स्ट्रैटेजी के ऊपर ही रहेगा कि हमें प्रीलिम्स के दिन किस किस बातों का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वाइज हमें कैसे एक एक सब्जेक्ट को लेके चलना है, क्वेश्चंस कैसे उसमें सॉल्व करने हैं। ये सारी चीज़ मैं उस दिन संडे के दिन आके आपसे बात करूँगी। ये जो हमारा सेशन है, ये सेशन है हमारे प्रीलिम्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। जो जीएस प्रीलिम्स मतलब हो सकता है सी सेट को लेके भी मैं आऊँगी, लेकिन सी सेट की इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं संडे वाले दिन ही कवर कर लूँगी। और ये जो हमारा सेशन आज शुरू हो रहा है वो ये सेशन है कि जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीएस में होता है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम थोड़ा सा माइंड नहीं करते, क्योंकि हम जो है वो मेजर जो सब्जेक्ट है उसी के अंदर रहते हैं, उसी के रिवीजन करते रहते हैं, उसी को पढ़ते रहते हैं। और ये सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है हम इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। तो आपसे ये इग्नोर ना हो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं ही खुद जो जो टॉपिक एक्स्ट्रा मैंने इसमें कवर किया था प्रीलिम्स को लेके, वो सारे टॉपिक को मैं ही सोच के आप तक ले आऊँगी। तो इसलिए ये सेशन यहाँ स्टार्ट किया है। 6 बजे से 7 बजे तक जो हमारा सेशन होगा वो होगा ट्यूसडे और थर्सडे के दिन। आपने तो पोस्टर देख ही लिया होगा, तो इसलिए मैं आज थर्सडे के दिन आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ। तो ऐसा क्या है कि एक एक सब्जेक्ट में ही हो सकता है ऐसा कुछ, ये सब्जेक्ट को लेके हम बात करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आज जो टॉपिक होने वाला है वो यूनाइटेड नेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के ऊपर आज मैं बात करूँगी। होता ये है कि ऐसी टॉपिक जो हमें आती है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको नहीं आता है वो टॉपिक, आपको एकदम आता है वो टॉपिक, लेकिन तब भी हमसे कुछ जो मेजर चीज़ें हैं उसको ठीक से समझने के लिए थोड़ी सी चूक रह जाती है। तो ये चूक ना हो आपसे, इसलिए मैं ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके बात करूँगी। इसके अलावा जैसे इन्वायरमेंट में कन्वेंशंस होता है ना, कि कौन से एक्ट किसके अंदर बना हुआ है, कौन से इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ है उसको लेके हमें डिस्कस करना है। ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मुझे पता है जब मैं भी पढ़ रही थी तो मुझे भी ये सब चीज़ ऐसे इतना ज़्यादा क्लियर मैंने किया नहीं था, जिसकी वजह से प्रीलिम्स में जब मैं उसको एलिमिनेट करने जाती थी तो वहाँ पे मैं अटक जाती थी। आपको पता है मेजरली सबका यही होता है कि मैम 2 तो एलिमिनेट हो जाते हैं, 2 यहाँ से रह जाता है। तो वो जो 2 रह जाता है ना, वो इसलिए रह जाता है क्योंकि हमें उस टॉपिक के बारे में ठीक से हमने उसको जाना नहीं होगा, है ना? तो इसलिए पूरी की पूरी सारी क्लैरिटी के साथ में एक-एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये छोड़ना नहीं है। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि बाद में जब आप मेंस लिखोगे तब आके दोबारा आप इसको थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर लोगे ना, तो वो चीज़ में से आपका क्वेश्चन भी आ जाए मेंस में तो आप आराम से लिख लोगे, ठीक है? तो आज ये बात में टॉपिक में हम स्टार्ट करके, मुझे लगता है मेरी आवाज़ आ रही है और आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो चलते हैं फिर क्लास की तरफ। तो एक मेजर जो थम्स अप है वो दे दीजिए और वो थम्स अप के साथ में हम यहाँ पे अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो, तो अभी मैं आपको यहाँ पीपीटी जो भी मैंने आपको यहाँ पे बनाया है इस टॉपिक को लेके, या आपको गाइड वाले सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है? एसएलवी ऐप में आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने ये पीपीटी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बना के दिया है, तो मेजरली आपको ये डाउट भी नहीं होगा कि हिंदी में जो है वो पीपीटी नहीं है, ठीक है? तो बस समझिएगा। और कैसे करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए प्लीज़, ठीक है? तो कॉपी पेन के साथ साथ इसको फ्लो चार्ट की तरह इसको जैसे आप समझ रहे हो, जैसे मैं आपको समझाऊंगी उस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करना और इसको फ्लो चार्ट की तरह बनाते रहना। इसमें होगा ये कि जब आप यहाँ फ्लो चार्ट देखोगे और जब पीपीटी देखोगे तो वो रिवीजन आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि ये जो पीपीटी है ये आपको बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देगा, लेकिन क्लास में मैं जो अलग अलग बातें भी बता सकती हूँ वो भी आपने इस पीपीटी के अलावा यहाँ नोट करके आपने रखी होगी, ठीक है? तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के बारे में मैं अगर आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो हिस्ट्री टू प्रेजेंट इसको लेके मैं बात करूँगी, ठीक है? आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन को लेके ऐसा नहीं है कि किसी को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मेजरली जो बातें ध्यान से छूट जाती है वो ये कि इसको लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस नहीं की है, ठीक है? तो आज वो सारी डाउट आपका यहाँ पे मतलब रहेगा नहीं, ये मैं यहाँ पे उम्मीद कर रही हूँ।
तो देखो, यूनाइटेड नेशन को लेके बोला जाता है कि इसका जो गठन हुआ है ना, वो 19 जो 1 जनवरी 1942 में यहाँ पे बात चली थी। और अभी यहाँ पे आपको मैं हिस्ट्री के साथ में भी बताऊंगी। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र है, ये आप देखे होंगे कि इसके बारे में पहले भी बात होती थी, लेकिन इसका जो नाम था वो था लीग ऑफ नेशन, ठीक है। तो इसको लेके मैं थोड़ा सा भी डिस्कस कर लेती हूँ आपसे। तो ये जो वर्ड है यूनाइटेड नेशन, इसको कॉइंड किया था यूएस के प्रेसिडेंट, ठीक है। यूएस के प्रेसिडेंट ने इसको कॉइंड किया था, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट इनका नाम है। ये सब चीज दिया है, मैं आपको बता देती हूँ। तो ये 1 जनवरी 1942 की इसका नाम जो है वो सोचा गया था, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। अब ये किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था लीग ऑफ नेशन के नाम से, जो कि पहले जो विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद में जो लीग ऑफ नेशन थी ये बनाया गया था, ठीक है। अब ये जो लीग ऑफ नेशन थी, ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज थी। इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज मतलब कि सारे के सारे देश की जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, वो एक साथ आए और इन्होंने बोला कि ऐसा एक विश्व युद्ध हो चुका है, फ्यूचर में ये सारी जो गलती जो ये विश्व युद्ध को लेके हुई है, ऐसी कोई हमसे गलती ना हो, इसके लिए हम एक लीग ऑफ नेशन बनाएंगे, मिलजुल के यहाँ पे काम करेंगे। तो इसलिए इसका नाम जो था पहले लीग ऑफ नेशन जो है वो जाना जाता था। अब क्या हुआ कि इसके बावजूद यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, है ना। वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद में फिर सबके सब यहाँ पे कम से कम एक 51 नेशंस मेंबर, जो फाउंडिंग मेंबर जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे मिले और इन्होंने यहाँ 25 अप्रैल 1945 को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में ये मिले और 50 कंट्रीज मिलने के समय थे और इन्होंने यहाँ पे एक चार्टर बनाया। चार्टर मतलब कि एक रूल्स बनाया और इसको नाम दिया गया यूनाइटेड नेशन चार्टर। मतलब कि आज एक संयुक्त राष्ट्र का गठन इसने यहाँ पे किया है 25 अप्रैल 1945 को। अब ये चार्टर बनाने का क्या मतलब था? तो चार्टर बनाने का मतलब ये था कि जो भी चीज अब तक जो भी इंटरनेशनली अगर कोई रूल्स फॉलो होगा तो वो रूल्स ये चार्टर में लिखा जाएगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम यूनाइटेड नेशन चार्टर बोलते हैं। तो अगर आप बोलते हो ना कि एक देश को ये मानना चाहिए, ये मानना चाहिए, तो ये कहाँ लिखा है? इसमें आर्टिकल्स लिखे हुए हैं काफी। ये आर्टिकल जो है ये यूएन चार्टर में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो या जब मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी, फिर पीपीटी के अंदर भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी, राइट। अभी जो यहाँ पे लेटेस्ट अगर आप देखोगे, ये तब जब जुड़ा था तब यहाँ पे मेंबर्स कंट्री थे 51। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 1945 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसका मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गई थी तब यहाँ पे ये देखने को मिला था। अब यहाँ पे जितने भी लीडर्स आए थे, ये सभी ने कोई ना कोई यहाँ गलती की थी, जिसकी वजह से जो है वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था और सबको यहाँ दोषी ठहराया जा रहा था कि तुम लोगों की वजह से ये चीज हुई है, तो आप लोगों को यहाँ पे ये इसको ज्वाइन करना चाहिए। तो ये बात होते होते ये 51 मेंबर ने यहाँ पे ज्वाइन किया। अभी आप जब देखोगे तो ये है 193 मेंबर्स जुड़े देखते हैं इसमें, और 193 मेंबर्स आपको यहाँ पे दिखता है, ठीक है। अब लास्ट 2011 में इसको ज्वाइन किया था, वो था साउथ सुडान, राइट। अभी इसके बाद में जितनी भी जो मेंबर्स जुड़ेंगे वो आपको इसके आगे जो है वो मेंबर्स इंक्रीज होती हुई दिखेगी। अगर कोई मान लीजिए कि कोई देश जो है आपस में जो है वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट ना होके अगर वो बढ़ गया है, एक नया देश की तरह निकल के आया, तो वो संयुक्त राष्ट्र के साथ में जुड़ सकता है, राइट। अभी अच्छा, तो जब ये 1945 में जब यूनाइटेड नेशन बना, तो आपको पता है कि वर्ल्ड जो है वो 2 पावर के बीच में बढ़ गई थी, है ना। एक था यूएस के साथ में और एक था सोवियत के साथ में। तो ये सोवियत के साथ में तो इंडिया जो है वो मिडिल पाथ यहाँ पे दिखाता है। इंडिया बोलता है कि मैं किसी के साथ भी नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे नैम बनाता हूँ, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो यूनाइटेड नेशन की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस तब देखी गई थी कि इंपॉर्टेंस जो है थोड़ा सा कम होने लगा था, ठीक है। लेकिन फिर भी आज के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो इसकी जो वैल्यू दिखती है। अब ये 1960 के बाद में इसकी जो मेंबरशिप है ना, ये इंक्रीज होती दिखी। तो आप बोलोगे क्यों? क्योंकि जब अफ्रीकन नेशंस जो कि तब भी
ये बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में आती थी, ये अभी जो है वो इंडिपेंडेंट होने लगी थी। अब जाके जो है इसकी मेंबर्स जुड़ी है, लेकिन आप 1960 तक देखोगे तो इसके मेंबर्स जो है थोड़ा कम था, ठीक है। अब इसके अंदर में जो मेंबर्स जुड़े थे इनको बोला जाता था ट्रस्ट टेरिटरीज, ठीक है। ट्रस्ट टेरिटरीज ये निकल के आई थी क्योंकि मैं आपको बताऊंगी एक ट्रस्टीशिप काउंसिल है यूएस के अंदर, ये इनको जो है वो एक काम दिया गया था, जो भी आज भी कॉलोनीज है, ठीक है, आज भी कॉलोनीज है, मतलब 1960 के बाद भी जो कॉलोनीज थी, वो कॉलोनीज के अंदर में अगर कोई कंट्री अगर मान लीजिए कि ब्रिटेन के अंदर हो गई या स्पेन के अंदर हो गई, तो उनको जो है ये ट्रस्ट टेरिटरीज बोला करते थे। तो इसको लेके मैं ट्रस्टीशिप काउंसिल में जब आऊंगी तब मैं यहाँ पे बात करूंगी, राइट। अब देखो कि 1970 से यूएन क्या कर रहा है, इसका मेजर फंक्शन क्या है। इसका मेजर फंक्शन है कि कोई भी देश में, विश्व में जो है एक पीस मेंटेन करने के लिए, एक सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो एक शांति की तरफ ये संयुक्त राष्ट्र बात करता है, एक सिक्योरिटी की तरफ बात करता है, और ये संयुक्त राष्ट्र इसके लिए एक पीस कीपिंग फोर्सेस भी इन्होंने बना के रखा हुआ है, जो कि अगर विश्व में कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई झगड़ा हो रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, तो यूएन अपना पीस कीपिंग फोर्स यहाँ पे भेजता है, ठीक है। उसके अलावा जो यूएन है वो सोशल इश्यूज के लिए काम ज्यादा करता है, ठीक है, और इकोनॉमिक की आर्थिक तरीके से भी इनका जो सोशल एंड इकोनॉमिक कॉज के लिए ये काम करता है। और ये सारी चीजों को लेके ये बजट में डिस्कस भी करता है कि कितना जो पैसे है वो यूएन की तरफ से बाकी जो है देशों को जाना चाहिए, अगर कहीं वहाँ पे अंडर डेवलपमेंट है तो उसको डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए यूएन के बारे में। अगर मेजरली अगर आप यूएन को लेके बात करेंगे तो हम इसमें बात करते हैं इसकी 6 ऑर्गन्स को लेके। 6 ऑर्गन्स मतलब कि यूएन के अंदर अगर आप देखोगे कि यूएन काम कैसे करता है, तो ये है यूनाइटेड नेशन की वो 6 ऑर्गन्स, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको लिख देना। एक आता है जनरल असेंबली, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देती हूँ, लेकिन ये सारी पीपीटी जो है यहाँ पे है, तो मैं अलग से भी आपको पढ़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे ना पीपीटी के बीच में से ऐसे लाइन ढूंढने पे फिर मतलब मुश्किल होता है, मुझे लगता है मैं क्या बोलने वाली थी मैं भूल जा रही हूँ। तो मैं सबसे अच्छा तो ये है कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देती हूँ, उसके अलावा जो है मैं आपको पीपीटी दिखा भी दूंगी। तो यहाँ पे बोला जाता है जीएस ऑर्गन, ठीक है, मतलब कि यहाँ यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन ए तो है, तो इसको ऑर्गन बोल सकते हो, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का। अब इसमें क्या है, पहले आएगा यहाँ पे जनरल असेंबली, ठीक है, एक एक करके देखेंगे जनरल असेंबली, फिर यहाँ पे आएगा सिक्योरिटी काउंसिल। तो ना हमें क्या होता है कि ये सब चीज ऐसा नहीं है कि मैं अभी आपको अलग से बता रही हूँ, ये आपको पता है, लेकिन जो नहीं पता होगा वो उसका सिंक्रोनाइजेशन, अंदर की जो एक एक पॉइंट जो मैं अभी आपको बताऊंगी उसको लेके देखना, बहुत ज्यादा आपका दिमाग यहाँ पे खुल जाएगा। तो सिक्योरिटी काउंसिल है। तीसरा जो है यहाँ आप इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। चौथा ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, और उसके बाद ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी आएगा। तो 4-5 हो गया, और छठा जो है वो है यूएन सेक्रेटरीट, ठीक है, यूएन सेक्रेटरीट। तो ये 6 ऑर्गन दिखता है जिसकी वजह से ही यूएन जो है एक यूनाइटेड नेशन की तरह काम कर सकता है, राइट। तो एक एक करके हम देखेंगे, लेकिन इसके अलावा अभी आपको क्या देखना है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिया कि ये 6 इसकी ऑर्गन बोलते हैं यूनाइटेड नेशन की। तो क्या आप बोलोगे यूनाइटेड नेशन में केवल ये 6 ऑर्गन है? तो नहीं, इसके अलावा जो है यूनाइटेड नेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी यहाँ उसके साथ मिलके काम करता है। तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी की अपनी इंडिपेंडेंस है, मतलब कि उनकी अपनी पहचान है, लेकिन ये यूएन के साथ के अंदर की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो मिलके काम करती है। तो ऐसे ही स्पेशलाइज्ड एजेंसी अगर आप देखोगे ये है 17, ठीक है, 17 है। इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और ये 17 में से अगर आप 2 हटा दोगे तो बाकी जो टोटल स्पेशलाइज्ड एजेंसी आपको दिखेगी वो है 15। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो है ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूएन की। तो आपने अभी तक क्या देखा कि यूएन की अपनी एक ऑर्गन्स है जो कि 6 ऑर्गन्स है, ठीक है, वो उसके अंदर में उसकी अपनी एक काम करने का तरीका है। उसके अलावा यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है जो यूएन के अंदर में एकदम कंट्रोल में ना होते हुए इनकी अपनी पहचान है, जिसमें
15 स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूएन बोला जाता है। जो 2 मैंने यहाँ पे हटा दिया है वो है आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और दूसरा यहाँ पे आएगा वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, ये 2 को मैंने हटा दिया क्योंकि ये स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, IAEA, IMF, ठीक है, WMO, WHO, ILO, IMO, ये सारी जो है ये 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूएन की दिखेगी। हम एक एक करके इसको समझेंगे क्योंकि हम क्या करते हैं ये सब ना यहाँ छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद क्या हो जाता है कि एग्जाम में जब इसको लेके क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर हमें इसको क्लियरली नहीं होता, तो हम इसके बारे में जानते भी हैं तो इसको अटेंड करें या छोड़े फिर वहां पे गलत हो जाती है। तो इसके ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी कितनी है? 15, ठीक है, 15 जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी आप यहाँ देखने को मिलेगा। अभी इसके अलावा जो है यूएन का अलग से यूएन फंड्स एंड प्रोग्राम्स भी यूएन करता है। तो ये फंड्स एंड प्रोग्राम्स क्या है? तो यूएन फंड्स एंड प्रोग्राम में अगर आप देखोगे तो इसमें आता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम के अंदर आता है, इसको भी अलग से हम देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा आता है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये अलग से होता है। उसके अलावा यूएन जो है पॉपुलेशन फंड, ये भी एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो पॉपुलेशन फंड को लेके ये कौन से प्रोग्राम है, इसमें क्या क्या बोला जाता है, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा इसके अंदर आता है यूएन हैबिटेट, ठीक है, तो ये यूएन हैबिटेट भी इसके एक प्रोग्राम है। और उसके अलावा यूनिसेफ भी इसका एक प्रोग्राम है, यूनिसेफ, राइट। और एक चीज है वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP। तो ये क्या है कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी के अलावा यूएन फंड्स एंड प्रोग्राम्स के अंदर आता है, ठीक है। तो इसको जरा आप मिक्स मत कीजिएगा। अभी तक जो हमने समझा है वो ये कि यूएन का जो पास्ट है वो ये था कि लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद भी जो है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जब ये गठन हुआ था उसके बाद भी वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद में 1942 में यूएस के जो प्रेसिडेंट थे इन्होंने ये बताया कि यूनाइटेड नेशन इसको एक गठन की तरह अलग से फॉर्म करते हैं, तो एक लीग ऑफ नेशन का ही कन्वर्शन आप इसको बोल सकते हो। तो फिर उसके बाद 1945 में यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश हुआ, हाई। तो इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है जो इसमें यहाँ पे दिया गया है कि इसकी हेडक्वार्टर्स जो है वो आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यूयॉर्क में है। आज के टाइम पे जो 193 कंट्रीज इसमें ज्वाइंट है। राइट नाउ अगर आप जो लेटेस्ट ज्वाइंट हुआ है कंट्री वो है साउथ सुडान 2011 में, राइट। उसके अलावा न्यू मेंबर्स तो आपको पता है, और ये सारे के सारे मेंबर्स जो है रूल्स को लेके फॉलो करते हैं, और वो रूल्स है यूएन चार्टर के अंदर लिखा गया है। और इसको लेके यूएन की 6 ऑर्गन्स है वो मैंने आपको बताया, और वो उसको लेके आज हम ये क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। उसके अलावा यूएन की जो अपनी एक प्रोग्राम चल रही है, ठीक है, अपनी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है जो है 15, राइट। अभी हम फर्स्ट आएंगे यूएन के ऑर्गन्स को लेके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यूएन के ऑर्गन्स में पहले हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली। तो इतिहास जो है इसमें मैंने लिखा हुआ है कि ये देखो 1919 में ये पहले बना हुआ था, उसके बाद लीग ऑफ नेशन बना है, उसके बाद ये काउंट हुआ है 1942 को, जो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट थे यूएस के प्रेसिडेंट, इन्होंने इसको बनाया था, ठीक है, नाम दिया था मतलब। तो पहले चलते हैं हम फर्स्ट, ये सारी चीज यहाँ आपको दिख जाएगा। तो आज अभी हम ये 6 ऑर्गन के बारे में बात करेंगे यूएन की, ठीक है। तो पहले देखते हैं, ये सारी चीज ना आपको हैंडी मिल जाए इसलिए यहाँ पे है, हेडक्वार्टर यहाँ पे न्यूयॉर्क में है। ऑफिशियल जो लैंग्वेज है यूएन का वो यहाँ पे है अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और रशियन। इसके ऊपर यूपीएससी अलग से क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अरबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, रशिया। इसको ऐसे रटो मत, इसको समझो कि इसको क्यों दिया गया होगा। मेजॉरिटी जहाँ जो स्पीकिंग कंट्रीज है उनको लेके यूएन में इनके लैंग्वेज बना दिया है। चाइनीज तो पता है आपको यहाँ पे आ ही जाएगा क्योंकि इन्होंने जो है वो पहले ही परमानेंट मेंबर में ज्वाइन कर लिया था सिक्योरिटी काउंसिल में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इंग्लिश है, यूरोप में से जो है इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, रशिया है।
और जो साउथ एशियन नेशंस में से चाइनीज है और अरेबिक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा 193 मेंबर्स है। लास्ट जो मेंबर्स था वो साउथ सुडान ज्वाइन किया है। और सबसे जो पावरफुल जिसको यूएन में माना जाता है वो है सेक्रेटरी जनरल। और ये सेक्रेटरी जनरल कहाँ पे है, इसका हेड कहाँ पे है, ये किसका हेड है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो आज के टाइम पे ये आप देखते हो, ये इनका सेक्रेटरी जनरल है। अच्छा, उसके अलावा जो मैंने अभी आपसे बताया कि इसके 6 जो है ऑर्गन है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, उसके अलावा ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इसको अभी हटा दिया गया है, इसको लेके मैं जब आऊंगी तो आपको बताऊंगी। सेक्रेटरीट है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक एक करके जो मैंने यहाँ पे लगा दिया, देखो इनका फोटो, एंटोनियो गुटेरेस का यहाँ पे फोटो लगा दिया, ये ऐसे दिखते हैं। तो अभी एक एक करके हम डिस्कस करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं UNGA, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को आप कैसे इमेजिन कर सकते हो, इसकी फोटो मैंने यहाँ पे लगाई है। ये ना आप पार्लियामेंट समझ लो। किसका पार्लियामेंट? विश्व का पार्लियामेंट, वर्ल्ड पार्लियामेंट समझ लो। क्यों? क्योंकि ये ना असेंबली का मतलब ही यही है, क्योंकि इसमें 193 कंट्रीज के सारे मेंबर्स आके इसमें बैठते हैं। जो रिप्रेजेंट करता है यूनाइटेड नेशन में वो जाके सारे के सारे 193 कंट्रीज यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये जनरल असेंबली को मतलब जनरल असेंबली आप इसको पार्लियामेंट की तरह देख सकते हो। अब देखो कि इसमें क्या है, तो थोड़ा सा मैं अलग से भी आपको बता देती हूँ जनरल असेंबली के बारे में। तो जनरल असेंबली में एक सिस्टम है, ठीक है, और ये सिस्टम ऐसा है कि सबसे पावरफुल जो है जनरल असेंबली नहीं है, ये उल्टा हो गया। एक्चुअली देखा जाए तो यूएन ऑर्गन में सबसे पावरफुल जो है सिक्योरिटी काउंसिल को माना जाता है, लेकिन एक्चुअली होना ये चाहिए था कि ये जो वर्ल्ड का पार्लियामेंट की तरह काम करता है जनरल असेंबली, इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए था। लेकिन अब ये क्या है, इसमें इसका जो काम करने का तरीका है वो ये है कि इसका जो हेड है वो प्रेसिडेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रेसिडेंट बोलते हैं। और ये प्रेसिडेंट कैसे चुनता है, ये जितने भी मेंबर्स यहाँ पे बैठे हैं असेंबली में, मतलब टोटल 193 मेंबर्स है, इनमें से ये चुनते हैं एक प्रेसिडेंट को, ठीक है, क्लियरली आप समझ जाइए, प्रेसिडेंट को चुनते हैं। और इसके अलावा इसमें वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, ठीक है, तो 21 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है। उसके अलावा यस, तो प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, जो भी है सब इसके अंदर से ही चुन के आते हैं। तो आपको ये समझ में आता होगा कि जैसे हम स्पीकर चुनते हैं ना, स्पीकर, और उसके बाद जो क्या बोलते हैं, स्पीकर जो है वो हाउस का हेड होता है, ठीक है, स्पीकर। फिर डिप्टी स्पीकर हम चुनते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। थोड़ा सा आप इसको कंपेयर करके वैसा आप समझ सकते हो। तो ये हो गया वाइस प्रेसिडेंट। और इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था जनरल असेंबली का, वो फर्स्ट सेशन हुआ था 10 जनवरी 1946 को हुआ था, ठीक है। तो ये आप इसको देख सकते हो, थोड़ा सा आप इसका फैक्ट जो है लिखते जाइएगा। अच्छा, अब ये जनरल असेंबली करता क्या है, जनरल असेंबली की फंक्शंस हम देख लेते हैं। तो ये जनरल असेंबली का जो फंक्शंस है वो ऐसे करता है कि सबसे पहले तो ये पीस एंड सिक्योरिटी के लिए बात करता है। जितनी भी मेंबर्स कंट्रीज वहाँ पे ज्वाइंट होगी, वो हमेशा ही ये कोशिश में रहेगा कि हमेशा जो, अगर मान लो कि बात करें रशिया और यूक्रेन को लेके, ठीक है, तो अब वहाँ पे रशिया और यूक्रेन को लेके इनडायरेक्टली ये बोला जाएगा कि मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपको पता है कि 2 वार ऑलरेडी हो चुका है। तीसरा वर्ल्ड वार जो है वो विश्व जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अब जो है वो न्यूक्लियर पावर बन गया है। मोस्टली जो है इतने ज़्यादा कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन्स बना ली है, ठीक है, परमाणु हथियार बना लिया है। तो इसको लेके अब जो है एक विश्व युद्ध अगर यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकता, विश्व पूरा का पूरा ढह जाएगा। तो ये सब चीज को लेके यूनाइटेड नेशन थोड़ा सा ज्ञानी बनता है, ठीक है, हमेशा ही यहाँ पे डिस्कशन होता है कि मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन क्या करता है, ये सजेशन देता है कि अगर कोई न्यू मेंबर चाहता है यूएन को जुड़ना, तो वो डिस्कशन जो है UNGA के अंदर होता है। उसके अलावा जितने भी पैसे जो खर्च हुए हैं 1 साल के अंदर, यूएन ने कहाँ कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर ये पैसे लगाए हैं, इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन होता है असेंबली में। तो आप खुद सोचिए ना, इंडिया में पार्लियामेंट के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, कि कभी कभी तो पार्लियामेंट के अंदर ये हो जाता है कि आप लोगों ने सही काम नहीं किया है, तो गवर्नमेंट को जो है आंसरेबल होना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो उसके अलावा जो है बजट के ऊपर लेके डिस्कस होता है। तो यही सब चीज़ जो है यूएन के
जनरल असेंबली के अंदर भी होता है। तो मैं आपको यहाँ पे ना ट्रिक बता रही हूँ कि जनरल असेंबली उंगा को आपको कैसे समझना है। और ये जो भी डिस्कशन होता है ये कैसे फिर हम इसको वोट करते हैं, तो 2/3 इसका जो वोटिंग होता है, 2/3 वोटिंग होता है प्रेजेंट एंड जो भी प्रेजेंट होता है ना उसके 2/3 के साथ में इसका वोटिंग होता है। मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ में आप देखते हो कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो भी प्रेजेंट है उसमें से जितना मतलब 2/3% लेंगे और वो कंसिडर किया जाएगा कि यस पास्ट और नॉट पास्ट, ऐसे करके ये पूरा चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका जो मेजॉरिटी वोटिंग से ही जो सारी की सारी जो डिस्कशन होती है, कॉमन जो डिस्कशन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सिंपल मेजॉरिटी से भी हो जाता है, लेकिन ये वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया है। इनका केवल ऐसा है कि डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी वोट। तो मेजॉरिटी वोट को यहाँ पे हम समझ सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी वोट मतलब क्या होगा कि जितने मेंबर्स है उसमें से कितने लोगों ने इसको माना है, कितने लोगों ने नहीं माना है। वैसे इसको जब हम बोलते हैं अपने पार्लियामेंट के हिसाब से तो उसको हम बोलेंगे सिंपल मेजॉरिटी। और जब 2/3 मेजॉरिटी उसको हम यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं हमारे संविधान के तरीके से। तो वैसे ही यूएन में सिंपल मेजॉरिटी की तरह से जिसको बोला जाता है मेजॉरिटी वोट से, मतलब कि ये क्या हुआ, वन नेशन वन वोट यहाँ पे बोला जाता है। तो वन कंट्री और वन वोट का उनको हक है। कैसे कोई भी एक मेजर डिस्कशन अगर उंगा में चल रहा है तो एक नेशन एक वोट के दम पे वो पास किया जा सकता है। और मेजर रिकमेंडेशन जब होता है, ठीक है, जैसे कि अगर उंगा के पास में अगर कोई कंट्रीज या रिकमेंडेशन के लिए दिया जाता है, ये सारे रिकमेंडेशंस वाली चीजें है ना, ये जो है मेजॉरिटी वोट से पास हो जाती है। लेकिन जो स्पेशल चीज होती है जैसे कि मैटर ऑफ पीस, ठीक है, मैटर ऑफ सिक्योरिटी, ये मेजरली ये ट्रांसफर हो जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के पास में, क्योंकि ये उनका मैटर है। सिक्योरिटी काउंसिल ही बनाया गया है जो वो सिक्योरिटी और पीस के ऊपर वो डिस्कस कर सके। तो मेजरली इसको छोड़ के, ये टॉपिक को छोड़ के बाकी सारे टॉपिक जो है उंगा में डिस्कस होता है। और वोटिंग कैसे की जाती है, 2/3 वोटिंग प्रेजेंट एंड वोटिंग भी है और मेजॉरिटी वोटिंग के साथ भी होती है। ठीक है, उंगा का क्लियर हो गया। अब उंगा के क्लियर होने का मतलब ये हुआ कि आप अभी रेडी हो सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ जाने के लिए। लेकिन कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज अगर यहाँ है तो वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे पीपीटी में मैंने यहाँ पे और एक्स्ट्रा चीजें कुछ लगाया है कि नहीं लगाया, देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये एक यूएन बॉडी है जिसमें सारे के सारे विश्व में जिन्होंने इसको ज्वाइन किया ये सब रिप्रेजेंट होते हैं। देख, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में सब रिप्रेजेंट नहीं होते हैं इसलिए इसको विश्व का पार्लियामेंट बोलते हैं। एवरी ईयर ये जो है मिलते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूयॉर्क में इसका जो है सेंटर है। ठीक है, और ये एवरी ईयर इसमें मिलते हैं, मतलब कि एक साल में एक बार मिलते हैं। और ये एनुअल जनरल असेंबली बोलते हैं, मतलब कि एक साल में ये इसकी मीटिंग होती है। जो ये मेजरली ये जो वर्ड मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें कैच आ जाएगा, जैसे कि एवरी ईयर ऐसे करके कैच आ जाएगा। फिर दिस इज द यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल बॉडी जिसके पास में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है इसलिए। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इसकी जो हेडक्वार्टर है ये, अब क्या मेजर जो हेडक्वार्टर हमने बोला है यूएन का वो आपको पता है, वो हमने न्यूयॉर्क में बोला है। लेकिन अब देखना इसमें कैच होगा, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना उसका जो हेडक्वार्टर है वो नेदरलैंड में। तो इसीलिए अलग से जो है इसको हेडक्वार्टर हर एक ऑर्गन्स का कहाँ है ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क सिटी में है। ठीक है, इतना हमने बात कर ली। अब जो चलते हैं नेक्स्ट, और वो है सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। लेकिन उसके अलावा मेन कमिटीज इसके अंदर में फॉर्म की जाती है जो अलग अलग मुद्दे को लेके बात करती है, और इसमें जो है हर देश के रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि फर्स्ट कमिटी डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बनाया गया था। ठीक है, सेकेंड कमिटी जो है वो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल के ऊपर अगर डिस्कस करने के लिए ये बनाया गया है। तो उसके थर्ड कमेटी जो है यूएन का वो है सोशल और ह्यूमैनिटेरियन और कल्चरल लेवल में। अगर एक सिद्धांत की तरह अगर हम बात करें तो हिंदी में भी मैंने इसका ट्रांसलेशन किया है, दिखा देती हूँ। यस, कमिटीज को लेके ये है। तो फोर्थ कमेटी जो है स्पेशल पॉलिटिकल के ऊपर यहाँ पे कमेटी बनाया गया है, और ये बजट के ऊपर कमेटी है और लीगल के ऊपर कमेटी। इसको आप क्या करो, ऐसे करके अब इसको यहाँ पे लिख दो। तो इंटरनेशनल पीस के लिए सिक्योरिटी कमेटी बनाया है,
दूसरा इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर के लिए बनाया गया है, सोशल मैटर के लिए बनाया गया है, बजटरी मैटर के लिए बनाया गया है, और पॉलिटिकल मैटर के लिए बनाया गया है, और लीगल मैटर के लिए बनाया। ये तो इजी है ना, लीगल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, और पीस और सिक्योरिटी, तो इनका काम ही यहाँ पे यही है। ठीक है, अब देखिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज में भी रहता है, यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, अब ये यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल एक्चुअली में देखा जाए तो सबसे पावरफुल बॉडी है यूएन के ऑर्गन के अंदर। और इसको लेके कैसे समझना है कि हमेशा ही चाइना जो है इंडिया का जो कोई भी अगर इशू लेके इंडिया जाता है उसको लेके वो वीटो पावर कर लेता है। तो ये सबको थोड़ा एक नॉलेज तो है, लेकिन इसको लेके क्लियरली जब आप समझोगे ना तब जाके तब समझ में आएगा कि न्यूज़ में जब भी कुछ चीज़ रहती है तो उसका मतलब उसका जब बैकग्राउंड आपको अच्छे से आता है तो आपका न्यूज़ जो पढ़ने का जो मकसद है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये है कि आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वन ऑफ द मेजर पावरफुल बॉडी ऑफ यूएन। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा से अच्छे से समझा देती हूँ। तो ये है आपका, मैं यहाँ पे हमेशा ही ग्राफ को लेके ऐसे बनाती हूँ। ठीक है, तो ये जो यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये बात करता है पीस के लिए, ये काम करेगा पीस के लिए, ये काम करेगा सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए। ठीक है, और उसके अलावा एक मेजर चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल की कोई भी डिसीजन है ना, वो डिसीजन यहाँ बाइंडिंग हो जाएगी पार्टीज के ऊपर। देखिए कोई भी ऐसी अभी तक स्ट्रांग बॉडी यूएन के अंदर आपको दिखेगी नहीं जितनी सिक्योरिटी काउंसिल है। उसका रीजन ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल अगर चाहे तो वो मनवा सकता है उसको बाइंडिंग करवा के। बाइंडिंग मतलब कि मानना ही मानना है, वरना फिर इसके ऊपर जो भी चार्टर में, यूएन चार्टर में लिखा होगा कि अगर कोई नहीं मानता है तो उसको लेके क्या क्या पनिशमेंट है, वो विश्व को लेके वो देश को लेके क्या क्या उसके ऊपर जो है वो ये क्या बोलते हैं उसको प्रभी जो स्टॉपेज लगा सकते हैं, या फिर उसको लेके हम यूएन से निकाल भी सकते हैं। ऐसे करके यूएन चार्टर में लिखा होगा। ये चार्टर बहुत बड़ा है, ये जब भी ऐसा कुछ इशू आता है तब जाके हम वो यूएन चार्टर की बात करते हैं। तो इसका जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो बॉडी है वो कैसे काम करता है, तो आप देखोगे इसमें ना 15 मेंबर है। ठीक है, 15 मेंबर है। 15 मेंबर से जो 5 मेंबर है वो है परमानेंट, उसको बोलते हैं परमानेंट मेंबर। जो 10 मेंबर है वो है नॉन परमानेंट मेंबर। राइट, तो टोटल जब आपसे अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको बोलोगे 15 मेंबर है, और ये 15 मेंबर में से जो 5 मेंबर है वो परमानेंट है, और जो 10 मेंबर है वो नॉन परमानेंट है। कहीं कहीं से कुछ ना कुछ अब ये सिक्योरिटी काउंसिल काम कैसे करता है, अब देखो कि काम कैसे करता है। इसके जो परमानेंट मेंबर है ना, इनके पास में ना वीटो पावर है। अब वीटो पावर मतलब पहले तो 5 परमानेंट मेंबर कौन है ये देख लीजिए। तो 5 परमानेंट मेंबर कौन होगा, चाइना होगा। राइट, चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूएसए है, और यूके है। तो ये 5 परमानेंट मेंबर है। जरा ध्यान से दिमाग से लगाइए, चाइना तो है, और यूरोपियन कंट्री सब देखोगे फ्रांस और रशिया और यूके 3 है, और यूएसए है। और नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो 10 होते हैं। अब वो 10 जो होते हैं इनका जो टर्म होता है ना वो 2 साल का होता है, और वो ऐसे चुन के आते हैं। ठीक है, जनरल असेंबली से चुन के आते हैं। अब ये आपको डाउट हो सकता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेंबर है वो कहाँ से चुन के आते हैं। तो देखो कि जनरल असेंबली जो इतना बड़ा पार्लियामेंट बना के रखा है विश्व का, वो ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है कि जितने भी ऑर्गन्स है यूएन में, वो जितने भी मेंबर्स यहाँ से आते हैं वो जनरल असेंबली में ही चुने जाते हैं। ठीक है, वहां से चुने जाते हैं। तो जनरल असेंबली कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 2 साल के लिए। अब आपको प्रीलिम्स के लिए ये रेडी करना है कि इंडिया का कितने बार यहाँ मेंबरशिप आया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर को लेके। ये आपको यहाँ पे पता करना है कितनी बार है, और अभी रिसेंटली कुछ हुआ है कि नहीं वो भी जरा देख लीजिए, क्योंकि ये न्यूज में था और मुझे तो पता है लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप यहाँ पे देखो। ठीक है,
चलो, उसके अलावा ये जो 5 परमानेंट मेंबर है, इनके पास एक वीटो पावर होता है। अब वीटो पावर मतलब ये है कि अगर मान लो कि कोई डिस्कशन हो रही है सिक्योरिटी काउंसिल पे, और सिक्योरिटी काउंसिल क्या डील करता है, मेजरली जब सिक्योरिटी और पीस के ऊपर, शांति और सुरक्षा के ऊपर जब बात होती है, तो ये सिक्योरिटी काउंसिल पे इसका मुद्दा जाता है। तो ये क्या करता है, हर एक कंट्री के पास में अपनी वीटो पावर है। अब मान लो कि ये 5 में से अगर ये मेजॉरिटी के ऊपर डिस्कशन जाता और वोटिंग जाता, तो मान लो कि इसके बढ़ जाता है ये 3:2 में, ठीक है, अगर कभी कोई डिसीजन ऐसे होता है। लेकिन तब भी क्या होता है कि अगर 3 यहाँ पे है तो भी ये मेजॉरिटी है करके वो डिसीजंस ले सकते हैं। यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर एक कंट्री ने वीटो यूज कर लिया, मतलब कि चाहे एक 4 एक साथ है और एक अलग है, तो भी ये काम रुक जाएगा कि इसके ऊपर सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये इसका नियम ये है कि अगर एक ने भी यहाँ पे वीटो पावर यूज कर लिया कि मुझे पसंद नहीं है, तो फिर यहाँ ये डिसीजन मेजॉरिटी के ऊपर नहीं लिया जाता। इसी के चक्कर में इंडिया का हमेशा प्रॉब्लम ये होता है कि चाहे इंडिया कितने भी अच्छे से लेके अगर कोई बात लेके जाता है पाकिस्तान के खिलाफ हो या चाहे कुछ भी, यहाँ एक ऐसा चतुर चाइना बैठा हुआ है जो चाइना अपना वीटो यूज करके इंडिया को रोक देता है। तो इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा ही हमारी कोई ना कोई वजह से जो है बातें रुक जाती है, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी यार अभी इसको लेके और एक जो मेजर चीज है वो ये है कि इसकी जो प्रेसिडेंसी है ना, और सिक्योरिटी काउंसिल की जो हेड है वो है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट की जो प्रेसिडेंशियल जो चलता है वो अल्फाबेटिक वे में चलता है, मतलब कि नंबर नाम के साथ में उसके प्रेसिडेंट को चुना जाएगा, ठीक है। और ये चेंज होता है ईच मंथ, एक एक महीने में ये चेंज होता है, ठीक है। तो इसको लेके थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो एक्स्ट्रा चीज को जिसमें यहाँ से मैं बता सकती हूँ, तो यस, ये 15 लोगों से है, 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर है। सिक्योरिटी में काउंसिल ऑल्सो मेक रिकमेंडेशन, ये रिकमेंडेशन भी देता है जनरल असेंबली को, ठीक है, कि किसको जो है वो नॉमिनेट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए एज ए नॉन परमानेंट मेंबर के लिए। तो सिक्योरिटी काउंसिल का जब भाई यहाँ पे दबदबा ज्यादा दिखता है। तीसरा हम चलते हैं यूएन बॉडी के ऊपर, और वो थोड़ा सा पहले ना सिक्योरिटी यूएन सेक्रेटरीट के ऊपर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस सब के ऊपर आएंगे, क्योंकि जो पूरा का पूरा काम देखता है वो ये यूएन सेक्रेटरीट देखता है। तो ये भी एक वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ यूएन है। तो यूएन सेक्रेटरीट क्या है, इसमें बैठा जाता है भाई कि यूएन सेक्रेटरी जनरल, जिसको हम बोलते हैं ना पावरफुल पर्सन है, ठीक है। तो ये है यूएन सेक्रेटरी का हेड, ठीक है, हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल इसका। और इसको असिस्ट करने के लिए जो है डिप्टी सेक्रेटरी रहते हैं, राइट। और इसको मतलब आप इसको देखोगे, सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल। उसके अलावा जो डिप्टी सेक्रेटरी होता है, और इसके अलावा इसको असिस्ट करने के लिए होते हैं स्टाफ मेंबर। और आपको जान के यहाँ पे हैरानी होगी कि ये जो स्टाफ मेंबर है ना, ये आते हैं विश्व के सारे जगह से, सिविल सर्वेंट आके ये स्टाफ में ज्वाइन होते हैं। तो अगर कभी आपको यहाँ आप IAS में हो, ठीक है, और कोई भी अलग से सर्विस में हो, सिविल सर्वेंट हो आप, तो आपको मान लीजिए कि आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और आपने यहाँ पे जो सरकार से जो है ये रिकमेंडेशन किया है, रिक्वेस्ट किया है कि आपको यूएन जाना है, तो आप जा सकते हो। तो आप कहाँ जाके काम करोगे, आप जाके काम करोगे यूएन सेक्रेटरीट में, स्टाफ की तरह काम करोगे, क्योंकि यहाँ ये स्टाफ मेंबर ही वर्ल्ड के सब सिविल सर्वेंट जितने भी है, मतलब इंडिया में सिविल सर्विस है ऐसा नहीं है, सिविल सर्विस सारी जगह है, आपको पता है कि अलग अलग नामों से होगा। तो ये जितने भी सिविल सर्वेंट है, ये यहाँ पे स्टाफ ग्रुप की तरह असिस्ट करते हैं यूएन सेक्रेटरी जनरल को और डिप्टी जनरल को, ठीक है। तो अगर अब यूएन सेक्रेटरी जनरल जो मैंने आपको दिखाया था, वो जो है मेजरली यहाँ पे पावरफुल पर्सन जो है माने जाते हैं, राइट। तो अभी ये क्या करते हैं, ये जितनी भी यूएन के ऑर्गन्स है ना, इनको सबको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब असिस्ट करते हैं। जैसे कि आप ना यूएन सेक्रेटरीट को एक ऑफिस समझ लो कि कितने बार में जो है इसका मीटिंग करवाना है, जो भी पेपर वर्क जितना भी होता है यूएन का, आप इसको लेके चलो यूएन सेक्रेटरीट में, इसको देखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, अलग से मैं लिख देती हूँ। तो ये इसका क्या फंक्शन है यूएन सेक्रेटरीट का, तो इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन,
ठीक है। राइट, उसके अलावा ये फैसिलिटीज देता है, कोई भी अगर ऑर्गन यूएन की फैसिलिटीज चाहिए होगी वो उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएगा। राइट, उसके अलावा कोई भी टास्क हो सिक्योरिटी काउंसिल का ये उसको देखेगा। ठीक है, और जनरल असेंबली का, और जितनी भी यूएन बॉडीज और मतलब अगर यूएन किसी के साथ में इन्वॉल्व होता है प्रोग्राम्स में तो ये सारी की सारी फंक्शंस ये यूएन सेक्रेटरीट के अंदर आ जाता है, ये इसको असिस्ट करते हैं। अब इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ से पता चलेगी कि ये जो सेक्रेटरी जनरल है इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सेक्रेटरी जनरल कौन है, कितने साल के लिए चुना जाता है, ये सब आपको जानना है। तो ये जो सेक्रेटरी जनरल है ये डी फैक्टो स्पोक पर्सन बोलते हैं इसको। डी फैक्टो स्पोक पर्सन मतलब कि अगर कोई भी यूएन को लेके जैसे मान लो बात करनी है तो यूएन की जो सेक्रेटरी जनरल है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो स्पोक पर्सन बन जाता है, तभी इसको डी फैक्टो बोलते हैं। जो भी यूएन सेक्रेटरी जनरल होगा वो यहाँ स्पोक पर्सन बन जाएगा। राइट, और इस इनका जो पोजीशन है ना ये डिफाइन है यूएन चार्टर में। यूएन चार्टर में ये डिफाइन है कि अगर आप देखोगे उनका में जो प्रेसिडेंट है वाइस प्रेसिडेंट है ये कहीं लिखा गया है तो नहीं भाई, ये तो मतलब कानून ऐसे बना दिया गया है। हाँ, मेजरली इसको डिस्कस नहीं किया है कि कौन बन सकता है, बस वही मेंबर के अंदर से जो है इन्होंने प्रेसिडेंट को चुना था। लेकिन यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल है और जिस यूएन सेक्रेटरी का जो हेड है, सेक्रेटरीट का जो हेड है, उसका जो भी पोस्ट है ये डिफाइन किया गया है यूएन चार्टर के अंदर। ठीक है, और एज एन ऑर्गेनाइजेशन इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तीसरा, यूएन चार्टर जनरल आर्टिकल 99 के अंदर इसके बारे में बताया गया है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल को मान लो, ये जरा ध्यान से सुनना, अंडर आर्टिकल 99 ऑफ यूएन चार्टर ये लिखा गया है कि अगर मान लो कि सिक्योरिटी काउंसिल को कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके अगर आगाह करना है या फिर कुछ बात करनी है तो भाई इनके पास इतना पावर है कि ये सीधा का सीधा यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है ये सीधा सिक्योरिटी काउंसिल को अप्रोच कर सकते हैं, और ये कानूनी तौर से कर रहे हैं, ये इनका हक है क्योंकि ये यूएन चार्टर आर्टिकल 99 में लिखा गया है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा मेजर आपको ये बात समझनी है। ठीक है, अब देखो अगर मान लो कि अगर कोई वर्ल्ड में कोई मेजर सिक्योरिटी एंड पीस इश्यू चल रही है तो अब सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात जाएगी, इसकी वेट ना करते हुए अगर इनको लगेगा यूएन सेक्रेटरी जनरल को तो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तक ये बात पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसके अलावा अगर यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन बन सकता है अगर आप ये क्वेश्चन पूछो तो भाई इसको लेके कोई भी स्पेसिफिक ऐसी क्राइटेरिया नहीं बनी है। राइट, तो आप बोलोगे कि नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया कि कोई भी बन सकता है यूएन सेक्रेटरी जनरल, कोई इसका स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। और ये किसके लिए बनता है, ये 1 से या तो 2 टर्म के लिए बना जाता है, मतलब कि एक पर्सन या तो एक बार भी चुन के आ सकता है या 2 बार चुन के आ सकता है, और एक बार का जो टर्म है वो कब तक चलता है, 5 साल तक। तो मतलब ये है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है मेजरली 10 साल के लिए काम कर सकता है और मैक्सिमम वो 2 टर्म्स के लिए काम कर सकता है। जैसे कि यूएन का प्रेसिडेंट यूएस का प्रेसिडेंट भी ऐसा ही है ना कि 2 बार वो चुन के आ सकता है। अब वो 2 बार का जो यूएस का जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है उसकी कानून के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो 4 साल में जो है उनकी इलेक्शन होती है, तो मेजरली 8 साल के लिए एक प्रेसिडेंट जो है रह सकता है। वैसे ही यूएन में यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है वो 10 साल के लिए रह सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलोगे तो 2 टर्म के लिए रह सकते हैं, एक टर्म जो है वो 5 साल का होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, राइट। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट, कुछ मेजर चीज इसमें है जो आपको मैंने डिस्कस करते हुए नहीं बताया, तो यहाँ पे वो सारी चीजें एक्स्ट्रा ही मैं आपको बता रही हूँ। ये देखो ये सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है 5 ईयर्स के लिए। अब हम जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ। ठीक है, ये है इसका 3rd ऑर्गन ऑफ यूएन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये एक लौता ऐसा ऑर्गन है यूएन का जो न्यूयॉर्क या यूएसए में इसका हेडक्वार्टर नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है हेग में। ठीक है, और ये है नेदरलैंड में। राइट, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट एक है, इट लोकेटेड इन नेदरलैंड। और ये है ना
बोला जाता है जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएन। मतलब कि अगर कोई भी केस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो दो देश किसकी तरफ जाएंगे, एक कोर्ट की तरफ जाएंगे। उनको तो भाई यहाँ उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो ये यूएन की तरफ से ये इंटरनेशनल कोर्ट जो है ऑफ जस्टिस बनाया गया है इनको लेने के लिए। आपको पता है इंडिया से लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुलभूषण के ऊपर जो है ये केस चला हुआ था कि वो स्पाई है। पाकिस्तान जो है इसको स्पाई समझता था। इंडिया ने जो है ये केस जो है वो यूएन की तरफ लेके गया। अब जो है इसके ऊपर से जब जजमेंट आई तो तब ये न्यूज में था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब ये काम कैसे करता है, ये सबसे पहले तो स्टैब्लिश हुआ है 1945 में ही, ठीक है। जब ये यूएन चार्टर जब लिखी गई थी तो ये सारे ऑर्गन आपको वहां से देखने को मिलेगा। अब ये जो काम करना शुरू किया था ना, ये काम करना शुरू किया है 1946 से। कैसे? क्योंकि इससे पहले भी जब लीग ऑफ नेशन था तो तब इनके पास में एक बॉडी हुआ करती थी, वो है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ठीक है, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। ये छोटा सा थोड़ा पीपीटी के बाहर चला जाएगा इसलिए मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। तो मैं अलग से ही इसको थोड़ा लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये ना रिप्लेस किया है, इसको बोला जाता था पहले परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, राइट। तो ये इसको ना आप ऐसे बोल सकते हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो सक्सेसर है। मतलब इससे पहले ये क्या था, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ठीक है। अब देखो ये काम कैसे करता है। अब एकदम से इमेजिन करना शुरू कर लो कि ये कैसे बैठता होगा। और ऑब्वियसली जैसे कोर्ट में जज बैठता है तो कितने जज हुए, यहाँ पे होगा 15 जज, ठीक है। इसके हो गए 15 जज। अब ये 15 जज कितने साल के लिए होंगे, 9 ईयर्स के लिए। ये सब मेजरली आपको पता होना चाहिए। 9 साल के लिए जज आते हैं, 15 होते हैं। कौन चुनता है भाई, अब सोचिए कि कौन चुनेगा। अब चुनने के लिए कौन बैठा है, उंगा है, तो उंगा ही सबका सिलेक्शन करता है, ठीक है। तो उंगा इसको चुनता है, उंगा से ही ये चुन के आते हैं 15 जज। और एवरी सिटिंग जज, अगर आप इसमें लिखा है यूएन चार्टर के अंदर कि एवरी सिटिंग जज मस्ट बी फ्रॉम द डिफरेंट नेशंस। मतलब कि अगर ये 15 जज है तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ ये आनी चाहिए। कोई भी एक कंट्री से एक जज, दो मतलब एक जज के ऊपर से 2 जज नहीं हो सकता, राइट। तो ये क्या करता है, ये किस तरीके का केस सुनता है, ये केस वॉर को लेके, इसको लेके, राइट, वॉर, क्राइम, इलीगल, अगर कोई ऐसी बात हो गई है उसको लेके, अगर कोई इलीगल इंटरफेरेंस देखा जाता है उसको लेके। उसके अलावा एथनिक अगर कोई इशू है, जैसे रोहिंग्यास हो गया, कुछ हो गया, अगर 2 देश आ रहे हैं एक साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो ही ये केस फाइल होगा। अगर एक देश जाके वहां पे कंप्लेंट कर दिया, दूसरा देश बोल रहा है नहीं नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो केस नहीं होगा। तो इसका मेजरली जब काम करने का तरीका यही है कि दोनों पार्टी इसके पास आना चाहिए, ठीक है। तो ये इसको लेके मेजर आपको बातें हैं जो याद में रखना है। तो यूएन सेक्रेटरीट के बारे में तो हमने बात कर ली थी। थोड़ा और एक्स्ट्रा चीज इसमें कुछ लिखा है तो देख लीजिएगा। इट इज ओनली वन ऑफ द यूनाइटेड नेशन 6 जो कि न्यूयॉर्क से बाहर दिखता है, ठीक है। और ये रेस्पॉन्सिबल क्या है, लीगल इश्यूज की कोई भी चीज इंटरनेशनल लॉ को जो खारिज करता है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास में जा सकता है, राइट। अब नेक्स्ट जो यूएन असेंबली का है, सॉरी यूएन ऑर्गन्स में आता है, वो है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, राइट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसको इकोसॉक्स भी बोलते हैं, लेकिन मेजरली क्या थोड़ा सा बदल जाता है। जब हम इसको ऐसे याद रखते हैं ना तो ये सी का जगह पे यहाँ पे एस डाल देते, कभी इसके जगह पे सी डाल देते, तो आपसे गलती ना हो इसके लिए सीधा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ही याद रखिएगा। अब ये क्या है, इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये असिस्ट करता है जनरल असेंबली को, ठीक है। जनरल असेंबली को असिस्ट करता है किसके लिए, कि बात किया जाए जनरल असेंबली में कि कैसे इंटरनेशनली आप इकोनॉमिक और सोशल कोऑपरेशन के साथ में एक दूसरे के साथ रह सकते हो। मतलब कि अगर एक 193 कंट्रीज उंगा में बैठी है तो आपस में आप कैसे आर्थिक और सामाजिक तरीके से एक साथ काम कर सकते हो, इसके ऊपर यह जोर डालता है, ठीक है। ये असिस्ट करता है जनरल असेंबली में ऐसे ऐसे मुद्दे लेके जाने के लिए।
तो इसके अंदर अगर आप देखोगे मेंबर 54 मेंबर आपको यहाँ पे इसके अंदर दिखेंगे, और ये टर्म आपको दिखेगा 3 इयर्स के लिए ये चुन के आते हैं, ठीक है। 3 इयर्स के लिए ये 54 मेंबर्स रहते हैं, ठीक से दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है। तो 54 मेंबर्स चुने जाते हैं 3 साल के लिए। उसके अलावा इनके अंदर का जो हेड है इनको बोला जाता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट नाम से इसको बुलाते हैं, जो भी इनका हेड होता है, राइट। उसके अलावा ये जो प्रेसिडेंट है ये 1 साल के लिए होता है, मतलब कि हर एक प्रेसिडेंट 1 साल में चेंज होगा। टोटल इसके अंदर कितने हैं, 54 मेंबर्स है। इसका जो हेड है वो प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट जो है वो है 1 साल के लिए बनेगा, और जो 54 जो मेंबर है वो चेंज होते रहेंगे हर एक 3 साल में। मतलब कि अगर इंडिया को चांस मिला है आज 54 मेंबर्स में बनने के लिए, तो वो 3 साल के लिए होगा, उसके बाद वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है इसका जो फंक्शन है, अगर आप देखोगे ये यूएन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनियस इशू, इसको लेके यहाँ पे ये बात करता है। मतलब कि मान लीजिए कि अगर ऐसा कोई कंसर्न है जो सिक्योरिटी काउंसिल ने नहीं उठाया, ठीक है, जनरल असेंबली में नहीं हुई, तो एक तो वो जनरल असेंबली को जो है ये बोल सकता है कि मेजर ये जो इशू है ये आप ले लीजिए, नहीं तो यूएन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनियस इशू इसको लेके ये काम करता है। तो थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ, यूएन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनियस इशू, ठीक है। उसके अलावा यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये इसको लेके भी काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है अफ्रीका नेशन में आप देखोगे तो यूएन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल का नाम वहां पे दिखेगा, क्योंकि ये सामाजिक और आर्थिक तरीके से जहां पे भी जिस कंट्री को जो भी हेल्प चाहिए ये यहाँ पे यूएन ऑर्गन की तरह काम करेगा, ठीक है। उसके अलावा एक है स्टैटिस्टिकल कमीशन, तीसरा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन। ये सब जो है ना मेजर बॉडीज है ये यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर में, यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन, ठीक है। उसके बाद यस, तो ये ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक तरीके से ये सबका हेल्प कर देगा, सस्टेनेबली कैसे एक अलग से डेवलपमेंट किया जा सके, ये यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स इसको लेके बात करता है। तो ये मेजर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2200 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और ये ना एनजीओ को लेके भी यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो ये स्टेटस देता है एनजीओ को, जो कि वर्ल्ड लेवल में जितने भी एनजीओ अलग अलग कंट्रीज के दिखते हैं ये इनको यहाँ पे हेल्प करता है काम करने के लिए, ठीक है, और कोऑर्डिनेट करता है एनजीओ और यूएन के साथ में मिलके जो है ये एनजीओ काम कर सकते हैं। तो ऐसे करके 2000 से ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी जो है इन्होंने ग्रैंड स्टेटस दिया हुआ है यूएन के अंदर में, ठीक है, राइट। अब जो लास्ट बच गया है वो है हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब ट्रस्टीशिप काउंसिल को लेके भी मैं बता देती हूँ, ये है 1945 में स्टैब्लिश हुआ था यूएन चार्टर के अंदर में, ठीक है। अब ये 1994 में ना इसको ये मेजरली काम करना बंद कर दिया। मेजरली काम करना बंद क्यों कर दिया, क्योंकि इसका काम क्या था 1945 से लेके बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपने देखा होगा कि अफ्रीकन नेशंस इसमें बहुत कम जो है इनको इंडिपेंडेंस बहुत लेट से मिली थी, ठीक है। अब जिसकी मान लो कि एक एग्जाम्पल से समझाती है, कॉलोनीज होगी, जैसे अफ्रीका में जो है वो यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनीज थी। अब ये कॉलोनीज आके यूएन में नहीं ज्वाइन हो सकते थे क्योंकि ये किसी के अंडर में आता है, अभी तक इसको फ्रीडम मिली नहीं है। तो अब ये मान लो कि ब्रिटेन के अंडर में है या फिर फ्रांस के अंडर में है, तो ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है ना ये यहाँ पे विजिट करती है, यहाँ पे देखती है कि यूएन के तरीके से मतलब इनको कोई बेनिफिट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, जो धीरे धीरे करके कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, इनके हक में ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो काम करती है, ठीक है। अब ये इसको यहाँ पे बोला गया था कि 11 ट्रस्ट टेरिटरीज बनी थी। 11 ट्रस्ट टेरिटरीज मतलब कि जो 11 ऐसे मेजर देश थे जो कॉलोनीज बना के रखे हुए थे। अब ये जो मेजर ट्रस्ट टेरिटरीज थे इनको ये ट्रस्टीशिप काउंसिल जाके देखती थी कि यहाँ वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंस की तरफ या फिर इनका बेनिफिट कर रहे हैं कि अभी भी शोषण चल रही है, ये सब देखा करते थे,
राइट। तो पेरेंट्स मेंबर क्या इनको सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये बोला, ये जाके ये काम देखते थे। अगर आप इसको ठीक से समझना चाहते हो तो आप सोच लो कि अगर इंडिया की इंडिपेंडेंस नहीं हुई होती 1947 में, तो ये आज इंडिया के अंदर आते, ये देखते कि अच्छा ब्रिटिश की कॉलोनीज है, ये ब्रिटिश जो है इनको ढंग से रख रहा है, इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब चीज ना पहले नहीं हुआ था ना, तभी तो ना वर्ल्ड वॉर 2 और 1 हो गए थे। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन जो कर रहे थे ब्रिटेन और जितनी भी वर्ल्ड पावर उस समय निकल के आई थी, तो यूएन का बनाने का मकसद यही था कि इसके बाद यहाँ पे इस तरह की चीजें ना हो। अगर कॉलोनीज है भी तो फिर धीरे धीरे करके इनको इंडिपेंडेंस दिया जाए और इतना शोषण यहाँ पे वो करे ना। तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है ना, ये काम देखती थी यूएन की तरफ से, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 1994 में इसको हटा दिया गया, क्योंकि सारे के सारे देश जो है अब इंडिपेंडेंट है, यहाँ कोई भी किसी के अंडर में जो है ट्रस्ट टेरिटरीज की तरह नहीं है, इसलिए इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये यूएन की 6 जो मेजर ऑर्गन्स है ये न्यूज में आती है, और इसको लेके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। यूएन का फंक्शंस क्या है, ये सब चीज मैंने यहाँ लगा दिया है, आप इसको लेके ध्यान दे सकते हो। फिर अभी जो नेक्स्ट हमारा सेशन है ना, वो आएगा यूएन के ऊपर स्पेशलाइज एजेंसी को लेके, अलग अलग हम याद उसको लेके डिस्कस करेंगे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और अलग से जो 15th स्पेशलाइज एजेंसी है, पूरा का पूरा एक सेशन उसमें हम लेके जाएंगे। उसके बाद में यूएन के जितने भी प्रोग्राम है, यूएनडीपी, यूएनईपी, इसको लेके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको लगा होगा कि अच्छा इतना डिस्कस कर लिया, तो क्या इसको लेके यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन पूछा है? तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यस, अभी के अभी 2022 में ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इसको अटेंड करने की कोशिश करो। विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब जनरल असेंबली के बारे में मैंने आपको बताया, अब देखो कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है कि नहीं। यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू द नॉन मेंबर स्टेट, ठीक है। तो नॉन मेंबर स्टेट ये जो है ग्रैंड ऑब्जर्वर स्टेटस दे सकता है। अभी के लिए 2 कंट्रीज है जो मेंबर्स नहीं है, लेकिन इनको जो है ये ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। एक है होली सी, वेटिकन कंट्री के अंदर आता है ये, ठीक है, वेटिकन सिटी के अंदर, और एक है स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। क्यों स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन बोला गया? क्योंकि आपको पता है पैलेस्टाइन को अभी एक जो कंट्री नहीं बोल रहा है, इसको इंडिया ने बोला था कि 2 नेशन कंट्री की तरह आप बांट के जो है इजराइल और पैलेस्टाइन को दे सकते हैं, लेकिन अभी जो है इजराइल को ही यहाँ कंट्री की तरह देख रहा है। अब इसको जो है पैलेस्टाइन को भी इन्वॉल्व किया है, तो ये है स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। ये है नॉन मेंबर, ठीक है, ये उंगा के अंदर आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये मेंबर नहीं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही हुआ। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस। मैंने आपको बताया था एनजीओ या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ये ऑब्जर्वर स्टेटस ले सकते हैं, यस, उनका के अंदर ले सकते हैं। परमानेंट ऑब्जर्वर जनरल असेंबली कैन द यूएन मेंटेन मिशन ऑन द यूएन हेडक्वार्टर। तो परमानेंट ऑब्जर्वर इन जनरल असेंबली कैन बिकम द यूएन। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत है, देख लेना ये क्वेश्चन को, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन इसकी आंसर जो है वो 1, 2 और 3 है, क्योंकि इसकी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो ये 2022 में क्वेश्चन पूछा है और ये आंसर जो है 1, 2, 3 है। ऐसे करके हमेशा ही करंट में जो भी होता है उसको लेके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो प्रीवियसली जो स्टैटिक पोर्शन में है उसको लेके ये यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता ही है। तो देखो इसमें से अगर ये आपको नहीं पता होता तो ये सारी चीज में से आप इसको हल नहीं कर पाते। फ्यूचर में भी 2024 में भी हो सकता है यूएन के अंदर से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो जो भी टॉपिक है यूएन को लेके हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। उसके लिए हम नेक्स्ट वीक जो ट्यूसडे का दिन है उसमें हम आके इस टॉपिक में से स्पेशलाइज्ड एजेंसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेरीज है आपके पास में, कोई भी डाउट है तो आप मैसेज में मुझे लिख दीजिए, मैं सेशन के एंड होते ही आपके मैसेज का रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है। तो टेक केयर, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर संडे वाले सेशन में संडे, और ये सेशन के लिए हम वापस मिलेंगे ट्यूसडे के दिन। तो बाय बाय, टेक केयर।